Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Sansar and this is CS Stuti Mahajan। जीएसटी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं लास्ट वीक के अंदर। ठीक है, तो ये जो अलग अलग चेंजेस जो भी आई हैं इन सबको हमने चेंज बाय चेंज जो भी आई हैं उसको अपने चैनल के ऊपर डाल रखा है। अब समराइज वे में कौन कौन सी चेंजेस है जो कि हमारे पास एप्लीकेबल होने जा रही है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 से, तो उन सबको एक शॉर्ट लिस्ट करके इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी चेंजेस इन जीएसटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। तो सबसे पहले जो चेंज होने जा रही है वो है सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 10 के अंदर जो चेंज होने जा रही है कंपोजिशन लेवाई एक्सटेंडेड फॉर ई कॉमर्स गुड सप्लायर्स। जीएसटी के अंदर आपको पता है कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर हैं बहुत सारे टैक्स पेयर्स। कंपोजिशन स्कीम के अंदर अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिए रखी है तो आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने गुड्स को ऑनलाइन सेल नहीं कर सकते, जो कि पहले था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चेंज कर दिया कि अगर कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ मिलकर अपने गुड्स को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 से वो कर पाएंगे। बट उसके अंदर कंडीशन क्या है कि वो सिर्फ जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ मिलके जो ऑनलाइन सेल कर पाएंगे सिर्फ इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट ही सेल कर पाएंगे। अगर उनको इंटर स्टेट सेल करना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करना है ऑनलाइन भी, तो उसके लिए उनको नॉर्मल जीएसटी नंबर जो होता है वो लेना पड़ेगा। लेकिन कंपोजिशन वालों के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट आ गया कि अगर वो चाहते हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना चाहते हैं और सिर्फ विद इन द स्टेट जाना चाहते हैं, तो उनको कंपोजिशन स्कीम के अंदर ही कर सकते हैं, ये काम कर पाएंगे वो लोग। देन जो सेकेंड चेंज इसके अंदर आया है वो आया है हमारा सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर क्लेरिफिकेटरी अमेंडमेंट कंसर्निंग पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज। आपको ये तो पता है कि हम जब गुड्स परचेज करते हैं तो हमें सप्लायर को 180 डेज के अंदर पेमेंट करना है अगर हम उसका आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं। अगर हम 180 डेज के अंदर सप्लायर की पेमेंट नहीं करते हैं तो उस केस में हमें क्या करना होगा, आईटीसी को रिवर्सल करना पड़ता है। अब इसके अंदर उन्होंने क्या चेंज किया लाए हैं, द प्री अमेंडमेंट प्रोविजन। पहले जब अमेंडमेंट से पहले प्रोविजन जो थी वो प्रोवाइड क्या करती थी, प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ आईटीसी एज एन एडिशन टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। मींस आपने क्या किया, 180 डेज में सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, आपने आईटीसी ले रखा था, अब आपको उस आईटीसी को रिवर्सल कैसे देना पड़ता था, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर उसको ऐड करके। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी किस में शो करते हैं, हम कौन सा रिटर्न में शो करते हैं, जीएसटी या 3B के अंदर। लेकिन वेयर एज पोस्ट अमेंडमेंट इट वुड बी पेमेंट और रिवर्सल ऑफ आईटीसी। दैट मीन्स क्या हुआ कि पहले हमें क्या करना पड़ता था, जीएसटी या 3B के थ्रू ही उसकी पेमेंट करनी पड़ती थी। अब उन्होंने क्या बोल दिया कि आप अमेंडमेंट के बाद क्या बोल दिया, अगर आपने किसी सप्लायर को 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं की है, आपने उसका आईटीसी ले लिया है, या तो आप 3B के थ्रू उसको पे कर दो या फिर आप DSC 03 के थ्रू उसको रिवर्सल दे दो। ठीक है, नेक्स्ट जो चेंज है वो आया है सेक्शन 17(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, इंक्लूजन ऑफ सेल ऑफ वेयरहाउस गुड्स इन वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई। इसके अंदर क्या है, अगर हम दो तरह की सेल करते हैं, ठीक है, एक हमारी सेल है एग्जाम्प्ट सप्लाई है और एक हमारी टैक्सेबल सप्लाई है, तो उस केस में जो आईटीसी हम लेंगे वो भी उसी प्रोपोर्शन में लेंगे एग्जाम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई के रेशो में। अगर हमारी सप्लाई एग्जाम्प्ट है तो उसका हमें आईटीसी तो नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो सेम वे में उन्होंने क्या बोल दिया, जो वेयर हाउस गुड्स की अगर आप सेल करते हो उसे आप कहाँ पे लोगे, एग्जाम्प्ट सप्लाई में। आपने जब अपनी रेशो निकालनी है तो वेयर हाउस गुड्स की अगर आपने सेल किया उसे आप एग्जाम्प्ट सप्लाई का पार्ट मानोगे तो वो आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाई बन जाएगी। इस जो टैक्सेबल सप्लाई का रेशो लेके उस हिसाब से आप अपने आईटीसी का रिवर्सल देंगे। नेक्स्ट है आईटीसी ब्लॉक्ड ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। ठीक है, सेक्शन 17(5) FA ऑफ सीजीएसटी एक्ट, यहाँ पे FA को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उन्होंने क्या किया, आपको पता है कि कुछ कंपनीज के ऊपर, कंपनीज जो होती हैं बड़ी कंपनीज, उनके ऊपर सीएसआर एक्टिविटीज एप्लीकेबल हो जाती है कि उनको अपना इतना फंड जो है वो सीएसआर में डालना पड़ता है। ठीक है, इस चेंज के अंदर क्या है कि आईटीसी आपको नहीं मिलेगा ऑन द गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन व्हिच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर एक्टिविटीज रिलेटेड टू फुलफिलिंग ऑब्लिगेशंस अंडर सीएसआर एक्टिविटीज। अगर सीएसआर एक्टिविटीज जो भी करनी है और सीएसआर एक्टिविटी के अंदर जितने भी आप यूज कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा।
देन retrospective overriding effect of section 23(2) on section 22 and 24. ठीक है, इसके अंदर क्या है कि सेक्शन 23(2) में गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है क्लास ऑफ पर्संस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से। तो गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर सकती है, इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट किसी भी क्लास ऑफ पर्संस को एग्जम्प्ट कर सकती है। और लेटेस्ट सपोज अब क्या किया गवर्नमेंट ने क्लास ऑफ पर्संस को सेक्शन 23(2) में एग्जम्प्ट कर दिया कि उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। तो क्या सेक्शन 22 और 24 उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा? 22 के अंदर क्या है कि जैसे आपके 20 लाख से ऊपर अगर क्रॉस हो गई, आपकी टर्नओवर जो है वो सेल ऑफ सर्विसेज आपके क्रॉस हो गए, आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। और 24 क्या है, कोई आपको मैंडेटरी केसेस कैसे रहते हैं, जैसे कि आपको इंटरस्टेट सप्लाई करनी है तो आपको जीएसटी लेना है। लेकिन अगर आपको 23(2) की एग्जम्पशन मिल गई है तो 22 और 24 सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। आपको गवर्नमेंट ने 23(2) में एग्जम्पशन दे दी, ठीक है। अब भले ही उसके बाद आपकी टर्नओवर जो है आपकी 20 लाख से ऊपर हो रही है तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट है टाइम लिमिट फॉर द एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिल्ड रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 30 एंड रूल 23। इसके अंदर भी चेंज आया है। आपको पता है कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है तो उस केस में आपको रिवोक करने के लिए जो अप्लाई करना पड़ता था वो पहले आपका टाइम क्या था, 30 डेज का, ठीक है। Instead, the time period is now prescribed under Rule 23 and has been extended to 90 days from the date of the order of cancellation. अब वो 30 डेज का टाइम पीरियड कर दिया गया 90 डेज तक। और उसमें भी एडिशनली आपको क्या बोला गया, द कमिश्नर हैज द अथॉरिटी टू अलाउ फर्दर एक्सटेंशन नॉट एक्सीडिंग 180 डेज। 30 डेज से 90 डेज वो टाइम कर दिया गया और 90 डेज से उन्होंने बोल दिया कि 180 डेज तक आपको वो टाइम मिल जाएगा कैंसिल्ड रजिस्ट्रेशन को रिवोक करने के लिए, आपको ये वहां से ही मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, सेक्शन 37, 39, 44, 52। इसके अंदर क्या उन्होंने लिमिट कर दिया कि जो भी हमारे रिटर्न्स है जीएसटीआर 1, 3B, 9, 9C, जीएसटीआर 8, वो आप रिटर्न्स कब तक फाइल कर पाओगे, सिर्फ 3 साल तक। तो उन्होंने क्या बोल दिया है, registered persons will not be allowed to furnish returns in GSTR 1, 3B, 9, 9C and GSTR 8 after a period of 3 years from the due date of furnishing the relevant return. जब आपके रिटर्न के 3 इयर्स ड्यू डेट से 3 इयर्स हो जाते हैं तो उसके बाद आप अपने रिटर्न्स को फाइल नहीं कर पाएंगे। रिफंड एंड इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड, सेक्शन 54 एंड 56 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड रूल 94। इसके अंदर भी वो एक चेंज लेके आए हैं कि जीएसटी में जब आपका रिफंड बनता है तो आपको पता है रिफंड के साथ साथ गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट भी पे करती है। बट इसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि इनको कुछ ऐसे केसेस मिले हैं जिसके अंदर क्या है कि रिफंड देने का जो पीरियड था इसलिए एक्सटेंड हो गया कि जैसे उसका बैंक नंबर जहां पे हमें वैलिडेट करना पड़ता है वो टैक्स पेयर ने अपना वैलिडेट नहीं किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को रिफंड का जो इंटरेस्ट था वो ज्यादा पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या बोल दिया है कि रिफंड का इंटरेस्ट आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उसके अंदर उन्होंने सेक्शन में ही लॉ में ही चेंजेस कर दिए हैं कि इन केस अगर वो कोई असेसी या टैक्स पेयर की वजह से कोई डिले हो रहा है तो उसका रिफंड जो है उसका इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। According to the amendment, Section 54 has undergone technical changes to align with the current scheme of ITC availment on a self-assessment basis. Section 56 specifies that interest on delayed refund will be granted subject to certain conditions and restrictions. The manner in which interest will be prescribed is also mentioned. तो अगर वो कोई डिले इन रिफंड हो रहा है टैक्स पेयर की वजह से है तो उसका इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा। असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, सेक्शन 62 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इसके अंदर क्या है, कहते हैं कि जब आपका असेसमेंट ऑर्डर पास होता है तो उस केस में आपको जो असेसमेंट के बाद अपनी जो रिटर्न्स देनी होती हैं उसका पीरियड पहले क्या था 30 डेज, वो पीरियड 30 डेज से एक्सटेंड कर दिया गया 60 डेज अंडर द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट फॉर इफेक्टिंग द डीम्ड विड्रॉल ऑफ द बेस्ट जजमेंट ऑर्डर। और 60 डेज के बाद भी एडिशनल पीरियड ऑफ 60 डेज आपको मिल सकता है, ठीक है। 30 से 60 डेज कर दिया, 60 डेज से 120 डेज तक का एक्सटेंड किया जाएगा। उसके अंदर क्या है आपको 100 रुपीज पर डे की लेट फीस जो है एडिशनल लेट फीस पे करके आप और 60 डेज का बेनिफिट ले सकते हो। देन पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, सेक्शन 122 1B ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इसके अंदर भी चेंज आई है। इसके अंदर क्या है, अब हमने सबसे पहले जो पॉइंट हमने कंसिडर किया था कंपोजिट सप्लाई वाला,
उसके अंदर क्या है कि कंपोजिशन स्कीम वाले जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ मिलकर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर सकते हैं, लेकिन वो सेल कौन से करेंगे, सिर्फ इंट्रा स्टेट। अब इस केस में उन्होंने क्या कर दिया, इसकी लाइबिलिटी कहाँ पे फिक्स कर दी, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अगर कोई भी कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन को अपने साथ मिलके अगर वो उनका इंटरेस्टेड करते हैं, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को ध्यान रखना है कि वो इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं करें, वो उनसे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनसे लें, फिर ही उसके बाद उसको सप्लाई कर सकते हैं। और इनकेस अगर वो वायलेट करेंगे तो उस केस में पेनलाइज किया जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, सेक्शन 132 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इसके अंदर क्या है कि कई सारे ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, कि पहले उसको क्रिमिनल कैटेगरी में दिया जाता था, अब वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। और जो मॉनेटरी लिमिट है प्रोसिक्यूशन की, वो भी 1 CR से बढ़ा के 2 CR कर दी गई है। सिर्फ अगर आपने कोई फेक या बोगस इनवॉइसिंग किया उस केस में 1 CR के ऊपर प्रोसिक्यूशन है, अदरवाइज उसके अलावा जो भी है आपके प्रोसिक्यूशन वो 2 CR के बाद हो। देन कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, कई सारे ऑफेंसेस जो है इसके अंदर कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 138 के अंदर आपका नेक्स्ट चेंज जो आया वो आया है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के अंदर भी उन्होंने जो आपकी फीस है वो रिड्यूस कर दिया है। पहले हमारी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस में जैसे पहले फीस क्या थी, हायर ऑफ रुपीज 10,000 और 50% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व, जहाँ 50% है उसे 25% कर दिया, और मैक्सिमम क्या था 150%, तो उसे 100% तक कर दिया। कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सेक्शन 158A ऑफ द सीजीएसटी रूल 162। इसके अंदर क्या है, कंसेंट बेस्ड शेयरिंग के अंदर उन्होंने क्या बोल दिया कि जो टैक्स पेयर है जीएसटी पोर्टल से टैक्स पेयर से कंसेंट लेके वो अपना आपका डाटा किसी भी और सिस्टम में शेयर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चेंज आया वो कहाँ पे आया, शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एंड रूल 43 के अंदर। इसके अंदर क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल 3, ये उन्होंने बैक डेट से एप्लीकेबल कर दिया। बैक डेट से कब से एप्लीकेबल कर दिया, जुलाई 1 2017। अच्छा, इसके अंदर क्या है, several retrospective changes have been made to the schedule 3. These changes concern the activity of supply of goods from a place outside the taxable territory to another place outside the taxable territory, high seas। अगर कोई इंडिया के बाहर से कोई सेल हो रही है और इंडिया के बाहर ही उसकी सप्लाई हो रही है, ठीक है, उस केस में क्या होता था, क्योंकि अगर वो इंडिया के अंदर गुड्स नहीं आए हैं तो उस केस में कोई जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है 1 जुलाई 2027 से गवर्नमेंट ने इसे बैकडेट से अप्लाई कर दिया है कि इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी। अगर कोई हाई सी सेल्स हो रही है, इंडिया के बाहर से ही सेल हो रही है और इंडिया के टेरिटरी के अंदर गुड्स नहीं आ रहे हैं, तो कोई भी वहां पर जीएसटी जो है वो नहीं लगेगी। और हाँ, लेकिन उन्होंने एक चीज क्या बोला है, अगर तो आपने अभी तक उसका टैक्स नहीं दिया तो आगे के लिए आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोई टैक्स दे चुके हो तो उस केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। However, no refund of such tax paid shall be available in cases where any tax has already been paid in respect of such transaction or activities during the period from July 1st, 2027 to 31st January 2019। अगर 1 जुलाई 2017 से लेके 31st जनवरी 2019 तक अगर आपने कोई टैक्स पे कर दिया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने मीन्स गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है कि इसके ऊपर टैक्स अब नहीं लगेगा, अगर आपने नहीं दिया तो मत दो, लेकिन अगर आप दे चुके हो तो हमसे रिफंड मत मानो। Then scope of OIDAR services widened, section 217 of the IGST Act। इसके अंदर OIDAR की जो डेफिनेशन है उसके अंदर उन्होंने चेंजेस क्या किया है, the condition of essentially automated and involving minimal human intervention has been removed, making the definition more inclusive। And the next एक चेंज क्या आया है, deletion of liability on import ocean freight and CIF imports। इसके अंदर क्या है, इसकी एक अलग से भी वीडियो बना के जस्ट अभी हमने चैनल के ऊपर डाली है। इसके अंदर क्या है, अगर आप इंपोर्ट कर रही हो और इंपोर्ट करते हुए आपने सीआईएफ इंपोर्ट किया, सीआईएफ इंपोर्ट मींस जिसके अंदर कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट तीनों चीजें एप्लीकेबल है, तीनों चीजें कंपोजिट सप्लाई में आप ले रहे हो, और उस केस में आपका जो ओशन फ्रेट है उसके ऊपर जीएसटी पे करने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब आपने कंपोजिट सप्लाई ली तो आपने कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट के ऊपर जीएसटी पे कर दिया, देन अलग से ओशन फ्रेट आपको पे, ओशन फ्रेट के ऊपर आपको जीएसटी पे करने की नीड नहीं है। तो ये भी जो चेंज आया है, ये भी चेंज कब से आया है, 1 अक्टूबर 2023 से। तो 1 अक्टूबर 2023 से ये सारे के सारे चेंजेस आए हैं जो कि आपको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करते हो, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 1 अक्टूबर 2023 से कौन कौन से चेंजेस आपके साथ एप्लीकेबल होने जा रहे हैं, कौन से केसेस के साथ आप इन्वॉल्व कर रहे हो, तो आपको ये सारा कुछ ध्यान में रखते हुए आपको इन्हें एप्लीकेबल करना है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you.